लेक्चर नंबर क्या 70 हो गया। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की हम बातें कर रहे थे। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स वो नॉन करंट एसेट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल नहीं। कैसे ऑडिट करना है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपेयर कर लो करंट ईयर बैलेंसेस विद प्रीवियस ईयर टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस। उसके बाद हमने वेरीफाई करना है VCRE को, वैल्यूएशन कॉस्ट को वेरीफाई करना है, इंस्पेक्शन ऑफ परचेज इनवॉइसेस, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वेरीफाई करनी है, रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन रेट एंड पॉलिसी एंड कंपेयर विद मैनेजमेंट कैलकुलेशन फॉर एक्यूरेसी। हाँ, थोड़ा और डिटेल में अगर डेप्रिसिएशन वेरीफाई करनी है तो ensure consistency of accounting policies applied by comparing with past records, or confirmation from a expert regarding useful life of the asset, or compare useful life या policy of asset depreciation with a comparator financial statement या industry average। completeness को कैसे वेरीफाई करना है? कंप्लीटनेस को कैसे वेरीफाई करना है? रिकंसाइल करना है किसको? एसेट कॉस्ट अकाउंट को विद एसेट रजिस्टर। और भी कोई वे है कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने का? इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस हमने कैसे वेरीफाई की थी? वो तो एग्जिस्टेंस थी। एग्जिस्टेंस के लिए हमने किया था काउंट शीट टू फ्लोर। तो अगर हम फ्लोर पे कुछ एसेट काउंट करके उसको एसेट रिकॉर्ड के साथ कंपेयर कर ले तो इसे कंप्लीटनेस वेरीफाई हो सकती है। क्या कहला? मीन ऑन सैम्पल बेसिस काउंट सम एसेट या आइडेंटिफाई सम एसेट ऑन द कंपनी प्रीमिसेस एंड कंपेयर विद एसेट रिकॉर्ड एंड कंपेयर विद एसेट रिकॉर्ड। तो इससे भी क्या होगी? कंप्लीटनेस इंश्योर होगी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे वेरीफाई होंगे? रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, टाइटल डीड्स, इनवॉइसेस को क्या करने से? इंस्पेक्ट करने से। और एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई होगी? फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट एंड देयर कंडीशन। और साथ हमने क्या वेरीफाई करना है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। और प्रेजेंटेशन में हमने इंश्योर करना है कि अंडर द हेड नॉन करंट एसेट इन बैलेंस शीट प्रेजेंट है। डिस्क्लोजर में मोमेंट ऑफ एसेट कॉस्ट अकाउंट इंश्योर करनी है, डिस्क्लोज्ड है। मोमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डिस्क्लोज्ड है। और सिग्निफिकेंट गेन लॉस फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली पर IAS 8। फिर हमने बात की कि हम जब नॉन करंट एसेट का ऑडिट करते हैं तो हम कोई 4 हेड्स में प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। एक हम ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंसेस जो हैं उनको वेरीफाई करते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंसेस। एक हम वेरीफाई करते हैं एडिशंस को। एक हम वेरीफाई करते हैं डिस्पोजल को। और हम वेरीफाई करते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को। ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस मीन ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है। तो अगर तो पिछले साल के ऑडिटर हम हैं, एक ही प्रोसीजर है, क्या? वेरीफाई ओपनिंग बैलेंसेस बाय कंपेयरिंग विद प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वर्किंग पेपर इफ़ अवेलेबल। और इसलिए हम हैं तो अवेलेबल होंगे ही होंगे। लेकिन अगर पिछले साल के ऑडिटर हम नहीं हैं तो फिर सिर्फ यही प्रोसीजर नहीं, साथ हमें VCRE भी ओपनिंग बैलेंसेस की वेरीफाई करना पड़ेगी। वैल्यूएशन में कॉस्ट वेरीफाई करना पड़ेगी ओपनिंग बैलेंसेस की। कैसे? बाय इंस्पेक्शन ऑफ परचेज इनवॉइसेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वेरीफाई करना पड़ेगी। कैसे? बाय रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग द रेट एंड पॉलिसी फ्रॉम प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कंप्लीटनेस हमें वेरीफाई करना पड़ेगी ओपनिंग बैलेंसेस की। कैसे? बाय कंपेयरिंग एसेट कॉस्ट अकाउंट विद एसेट रजिस्टर फ्रॉम प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑनरशिप हमें वेरीफाई करना पड़ेगी। कैसे? बाय इंस्पेक्शन ऑफ टाइटल डीड्स, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट या इनवॉइसेस। एग्जिस्टेंस हमें वेरीफाई करना पड़ेगी। कैसे? फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट एंड देयर कंडीशन। मीन अगर तो हमने पिछले साल का ऑडिट किया फिर एक ही प्रोसीजर है, VCRE वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हमने ऑलरेडी पिछले साल में कर लिया है तो हमें पता है अगर फिगर वही आ रही है दिस मीन वो वेरीफाइड है। लेकिन अगर पिछले साल के ऑडिटर हम नहीं थे तो फिर आपने कंपेयर भी करना है प्रीवियस ईयर से
और साथ VCRE के जो 5 प्रोसीजर्स हैं वो भी आपको लिखने हैं। 5 क्यों? वैल्यूएशन के 2 प्रोसीजर हैं ना, कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करने के। एडिशन को आपने वेरीफाई करना है कि जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर ऐड हुए हैं उन्हें कैसे वेरीफाई करना है। जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर ऐड हुए हैं तो उसको हमने सबसे पहले क्या करना होता है, कंपनी के अंदर जो है ना एक नॉन करंट एसेट शेड्यूल होता है जिसके अंदर एसेट की सारी मूवमेंट जो रिकॉर्डेड होती है। तो क्या करना, हमने ऑब्टेन करना है, मीन लेना है, और साथ क्या करना है, रिव्यू करना है। ऑब्टेन करके क्या करना है, रिव्यू करना है। क्या? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट एडिशन शेड्यूल, मीन वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर नॉन करंट एसेट्स की एडिशन जो है वो सारी कंपनी ने लिखी हुई है, रिकॉर्ड की हुई है, उसे क्या नाम दिया जाएगा, शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट एडिशन, या एडिशन शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, या नॉन करंट एसेट एडिशन शेड्यूल। उसे क्या करेंगे, ऑब्टेन करके रिव्यू करेंगे, मैं देखेंगे कौन कौन से एसेट इसमें न्यूली एडिड जो हैं वो लिखे गए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जब भी कंपनी कोई एसेट बाय करती है, छोटा सा एक्सपेंडिचर या बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, और बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करने के लिए पहले मैनेजमेंट सारे जोड़ के बैठती है कि हमें ये एक्सपेंडिचर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मीन किसी मीटिंग में बैठ के उसकी क्या होती है, अप्रूवल ऑथोराइजेशन होती है कि हाँ हमें ये एसेट बाय करना चाहिए। क्या कहलाता है, एसेट लिखा है, वाकई ही जेन्युइन परचेज है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ऑथोराइजेशन चेक करेंगे। कहाँ से चेक करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे, वो मीटिंग जहाँ पे इसकी अप्रूवल की गई है उसके मिनट से। मीटिंग के मिनट्स को क्या नाम देता है, बोर्ड मिनट्स का। सो क्या करेंगे, रिव्यू बोर्ड मिनट्स, रिव्यू बोर्ड मिनट्स। बोर्ड बोले तो बोर्ड बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिव्यू बोर्ड मिनट्स किस लिए, फॉर ऑथोराइजेशन ऑफ एसेट, के एसेट जो ऐड हुए हैं उनकी ऑथोराइजेशन है, मीन प्रॉपर अप्रूवल है। कहाँ से पता चलेगी, बोर्ड मिनट्स, मीन मीटिंग की रिकॉर्डिंग जो है उसे बोर्ड मिनट्स का नाम देता है। तो उसमें पढ़ के देखेंगे कि हाँ क्या क्या डिस्कशन हुई थी, वाकई ही इसकी परचेज डिस्कस की गई थी, मीन ऑथोराइज की गई थी। क्योंकि अगर उस ऑथोराइजेशन के बिना कोई एसेट ऐड लिखा गया है तो वो फिर फिक्टिशियस हो सकता है, जेन्युइन नहीं होगा। जिसके बाद जो एसेट ऐड हुआ है उसकी हम क्या करेंगे, VCRE वेरीफाई कर देंगे। कॉस्ट उसकी वेरीफाई करेंगे जो एसेट ऐड हुआ है, कहाँ से, इंस्पेक्शन ऑफ परचेज इनवॉइसेस एंड कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से। उसकी डेप्रिसिएशन भी वेरीफाई करेंगे, करंट ईयर की चार्ज हुई है या नहीं हुई। क्या ख्याल है, कब से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, व्हेन द एसेट इज़ रेडी फॉर यूज़, या जब यूजेज स्टार्ट किया है, व्हेन द एसेट इज़ रेडी फॉर यूज़, तो उस डेट से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन यूजिंग द रेट पॉलिसी एंड कंपेयर विद मैनेजमेंट कैलकुलेशन फॉर एक्यूरेसी। कंप्लीटनेस भी वेरीफाई करेंगे नए एसेट की, कैसे, बाय कंपेयरिंग एसेट कॉस्ट काउंट विद एसेट रजिस्टर, रिकंसिलिएशन ऑफ एसेट कॉस्ट काउंट विद एसेट रजिस्टर। हाँ, एक ही चीज़, तकरीबन एक ही चीज़ है। मीन वो रजिस्टर के अंदर से हम क्या करेंगे, एडिशन की सेपरेट कोई पेज होगा वो क्या है, एडिशन शेड्यूल। डिस्पोजल का कोई सेपरेट पेज होगा वो क्या है, डिस्पोजल शेड्यूल। जी, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नए एसेट्स की कैसे वेरीफाई करोगे, बाय इंस्पेक्शन ऑफ टाइटल डीड्स, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, इनवॉइसेस। एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई करोगे नए एसेट की, करेंगे कैसे, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट एंड इट्स कंडीशन, कि उतनी अमाउंट वाला भी एग्जिस्ट करता है। कितने प्रोसीजर हो गए, 7 प्रोसीजर एडिशन को वेरीफाई करने के। एग्जामिनर सेपरेट भी आइडेंटिफाई पूछ सकते हैं कि सिर्फ एडिशन मीन नए एसेट जो ऐड हुए हैं उनको कैसे वेरीफाई करोगे, नहीं नॉन करंट एसेट्स को कैसे वेरीफाई करोगे, तो वो जनरल प्रोसीजर VCRE एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ। नहीं सिर्फ आपने ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है उसके प्रोसीजर लिखें, नहीं सिर्फ एडिशन को वेरीफाई करना है उसके प्रोसीजर लिखें। अब बात करते हैं अगर हमने डिस्पोजल ऑफ एसेट को वेरीफाई करना है तो ये कैसे करेंगे। डिस्पोजल ऑफ एसेट को वेरीफाई करने के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले नॉन करंट एसेट्स का डिस्पोजल शेड्यूल जो है वो ऑब्टेन करके रिव्यू करेंगे, मीन उसमें देखेंगे क्या क्या एसेट जो है वो कंपनी ने डिस्पोज किए, क्या कहते हैं कितने एसेट डिस्पोज किए उस शेड्यूल के अंदर से। पहले तो ये देखेंगे कि डिस्पोजल कोई है या नहीं है तो कितनी है। तो क्या करेंगे, ऑब्टेन एंड रिव्यू, ऑब्टेन एंड रिव्यू क्या, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट कौन सा शेड्यूल, डिस्पोजल शेड्यूल।
अब ऐसा डिस्पोज होता है तो ये भी बोर्ड मिनट्स में मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। क्यों? इसकी जगह पे फिर हमने लाना क्या है, तो इसलिए इसकी भी ऑथोराइजेशन जो है वो होती है, उसके बिना डिस्पोज नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे बोर्ड मिनट्स, रिव्यू बोर्ड मिनट्स। इसलिए टू वेरीफाई ऑथोराइजेशन फॉर डिस्पोजल। क्या कह रहा है कि डिस्पोजल ऑथोराइज्ड है या नहीं। थोड़ा सा अगर हम अकाउंटिंग में वापस जाएं, FR 1 में एक एसेट का कॉस्ट अकाउंट होता है, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी होता है, ऐसी बात है। एसेट कॉस्ट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो इधर लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखा जाता है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे होता है। क्यों? इसकी नेचर जो है वो क्रेडिट है, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे। एसेट जब एडिशन होती है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, एसेट को ऐड करते हैं, ऐसी बात है। क्या कहला है, कोई इम्पेयरमेंट हो तो हम क्या करते हैं, एसेट को क्रेडिट करते हैं इम्पेयरमेंट के अगेंस्ट। ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है कहाँ पे, P&L में, तो P&L में वो एज ए खर्चा लिखा जाता है। खर्चे डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं। दिस मीन P&L डेबिट हो रहा है तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट उसके अगेंस्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये क्या है, P&L में जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज हुई, ऐसा। जब ऐसा डिस्पोज होता है तो एक डिस्पोजल अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है, और जब डिस्पोज होता है एसेट तो एंट्री होती है क्या, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट। तो एसेट में डिस्पोजल क्या हो गई, क्रेडिट, तो ये एसेट के साथ क्या हो गया, डेबिट। क्या कहला, मीन वो एसेट हम उठा के किसको देते हैं, डिस्पोजल अकाउंट को। जब डिस्पोजल होती है तो आपको कैश मिलता है, कैश मिला तो डेबिट, तो उसके अगेंस्ट एसेट क्रेडिट नहीं, डिस्पोजल क्रेडिट, तो डिस्पोजल क्रेडिट अगेंस्ट कैश। और जब ऐसा डिस्पोज होता है तो इसकी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट की जाती है, एलिमिनेट की जाती है। और डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी है तो क्या होगी, डेबिट होगी अगेंस्ट डिस्पोजल। तो डिस्पोजल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। अगर तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ गई तो ये जानी है P&L में, दिस मीन ये डेबिट हो रहा है तो P&L क्या होगा, क्रेडिट। P&L में क्रेडिट इनकम होती है, ये एक्सपेंस होता है, इनकम, तो इसको हम क्या नाम देंगे, गेन ऑन डिस्पोजल। और अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आई तो ये P&L में जाके क्या होना है, डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है, और P&L में डेबिट क्या होते हैं, खर्चे, तो ये क्या होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल। अब हमने एसेट की डिस्पोजल को वेरीफाई करना है। तो एक तो आपने क्या किया, शेड्यूल डिस्पोजल का लेके रिव्यू कर लिया, मीन देख लिया क्या क्या डिस्पोजल्स हैं। दूसरा आपने क्या किया, बोर्ड मिनट्स को रिव्यू करके देख लिया कि ऑथोराइजेशन है या नहीं डिस्पोजल की। अब हम आ जाएंगे डिस्पोजल अकाउंट में कि हमें ये कैश वेरीफाई करना है, हमें ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एलिमिनेशन वेरीफाई करनी है, और हमें ये जो गेन लॉस है ऑन डिस्पोजल ये वेरीफाई करना है। तो 3 प्रोसीजर अब हमें इसके लिखने हैं। तो क्या करेंगे, कैश कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कैश रसीट, या डिस्पोजल रसीट भी इसे नाम दिया जाता है। डिस्पोजल रसीट बोले तो डिस्पोजल के अगेंस्ट जो रिसीव हुआ, कैसे, बाय, कहाँ से वेरीफाई करेंगे, कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से, बाय कंपेयरिंग विथ कैश बुक बैंक स्टेटमेंट के इतनी अमाउंट वहाँ पे भी जो है वो लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, तो उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। क्या करें, डेप्रिसिएशन या एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हमने वेरीफाई करनी है। तो क्या करेंगे, वेरीफाई एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय कंपेयरिंग विद व्हाट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के वहाँ पे वाकई ही इतनी अमाउंट लिखी हुई जितनी डिस्पोजल अकाउंट में।
गेन लॉस को कैसे वेरीफाई करोगे? रिकम्प्यूट कर लेंगे, रिकैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे? रिकैलकुलेशन ऑफ गेन स्लैश लॉस ऑन डिस्पोजल, क्या कहला? रिकैलकुलेट किया एंड कंपेयर विथ मैनेजमेंट कैलकुलेशन, किस लिए? फॉर एक्यूरेसी। क्या कहना? एग्जामिनर को और हैप्पी करना है तो इसके साथ लिख दो एंड आल्सो इंश्योर सेपरेटली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ सिग्निफिकेंट, एंड आल्सो इंश्योर separately disclosed in financial statement per IAS 8 if significant। क्यों? यही कहा था ना IAS 8 ने कि अगर कोई नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन से आपको गेन लॉस होता है और वो सिग्निफिकेंट है तो सेपरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। तो इसके साथ ये वर्ड लिख दो, एग्जामिनर हो सकता है आपको मेरिट सर्टिफिकेट उठा के दे देंगे। बल्कि मेरिट सर्टिफिकेट नहीं, तो इस पेपर में गोल्ड मेडल है। जो टॉप करेगा इस पेपर में गोल्ड मेडल लेगा। क्या कह रहा है? और ये चीज़ें गोल्ड मेडल वाले लिखते, नॉर्मल बच्चा नहीं लिखेगा जी। ओवरऑल एसेट को वेरीफाई करना है आपने, तो VCRE के प्रोसीजर्स हैं। एक एनालिटिकल प्रोसीजर है, 6 ये हो गए। 7 अगर ज़्यादा नंबर है तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के 4 लिख के 10 प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं। क्या कहना? नहीं, सिर्फ एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई ओपनिंग बैलेंसेस बाय कंपेयरिंग विद प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वर्किंग पेपर। हाँ, अगर पिछले साल के ऑडिटर हम पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हैं तो फिर वैल्यूएशन को वेरीफाई करना है। कैसे? वेरीफाई कॉस्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस एसेट बाय इंस्पेक्शन ऑफ परचेज इनवॉइसेस। कहाँ से? फ्रॉम प्रीवियस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। recalculation of depreciation using the rate and policy and compare with management calculation for accuracy from previous year accounting records। completeness के लिए reconcile asset cost account with asset register from previous year accounting records। ownership के लिए inspection of registry document, title deeds, invoices। existence के लिए physical inspection of the asset and their condition। मीन 6 प्रोसीजर बन जाएंगे ब्रॉड फ्रॉड बैलेंसेस के। अगर पिछले साल के ऑडिटर हम नहीं थे, हाँ अगर हम ही थे तो एक ही प्रोसीजर है, फिर हमें VCRE वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? हमने ऑलरेडी पिछले साल की हुई है। एडिशन को वेरीफाई करने के हमारे पास 7 प्रोसीजर है। पहले हमने शेड्यूल ऑफ एडिशन जो है वो लेके रिव्यू करना है। बोर्ड मिनट्स को हमने रिव्यू करना है, देखने वेरीफाई करने के लिए ऑथोराइजेशन फॉर परचेज है या नहीं है। फिर वैल्यूएशन के 2 प्रोसीजर, कंप्लीटनेस का 1 प्रोसीजर, ऑनरशिप का 1 प्रोसीजर, एग्जिस्टेंस का 1 प्रोसीजर एज इट इज़ जो यहाँ पे ऑन जनरल था। लेकिन डिस्पोजल को वेरीफाई करने के डिफरेंट प्रोसीजर हैं कि पहले आपने शेड्यूल ऑफ डिस्पोजल लेके रिव्यू करना है। नंबर 2 आपने क्या करना है? बोर्ड मिनट से ऑथोराइजेशन फॉर डिस्पोजल देखनी है। और फिर डिस्पोजल अकाउंट के अंदर से चीज़ें वेरीफाई करनी है। कैश रसीट जो है उसे वेरीफाई करना है बाय कंपेयरिंग विद कैश बुक बैंक स्टेटमेंट। एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल वेरीफाई करनी है फ्रॉम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। गेन लॉस रिकम्प्यूट करके मैनेजमेंट की कैलकुलेशन के साथ कंपेयर करना है फॉर एक्यूरेसी। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को कैसे वेरीफाई करना है? वही प्रोसीजर जो कल हमने लिखे थे। इंश्योर करना है मस्ट बी प्रेजेंटेड अंडर नॉन करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। डिस्क्लोजर सेटेड इंश्योर करना है मूवमेंट ऑफ एसेट कॉस्ट अकाउंट इज डिस्क्लोज प्रॉपर्ली। इंश्योर करना है मूवमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डिस्क्लोज प्रॉपर्ली। और सिग्निफिकेंट गेन लॉस फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली पर IAS 8। इन वही 4 प्रोसीजर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के। चलिए आगे। पास में देखें एग्जामिनर ने लास्ट टाइम कब नॉन करंट एसेट पे क्वेश्चन टेस्ट किया? पिछले 3 सालों में तो नहीं टेस्ट किया। जी
2019 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया स्प्रिंग 19 में नॉन करंट एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन एक 11 नंबर के लिए 11 मार्क्स के लिए नॉन करंट एसेट का क्वेश्चन टेस्ट किया गया स्प्रिंग 19 में। तब से लेकर अब तक नॉन करंट एसेट को इसने इग्नोर मारा हुआ है। रिक्वायर्ड फॉर 11 मार्क्स, पेज 21 to 22। क्रिटिकली रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम इसका ऑडिटर का ऊपर दिया गया है, जो आपने क्या करना है, क्रिटिकली रिव्यू करना है। ये क्रिटिकली का मतलब क्या था? क्रिटिकली का मतलब क्या था? क्रिटिकली का मतलब क्रिटिसाइज करना नहीं होता। क्रिटिकली का मतलब होता है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। क्रिटिकली का मतलब क्या होता है? इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ को इन डेप्थ जाके डिटेल में देखना, उसका मतलब क्रिटिसाइज करना नहीं होता। ठीक है, क्रिटिसाइज के लिए क्रिटिसाइज का वर्ड यूज़ किया जाता है। मीन कीड़े निकालना क्रिटिकली का मतलब नहीं है। क्रिटिकली का मतलब क्या है? इन डेप्थ जाके चीज़ों को देखना। सो क्रिटिकली रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम एंड सजेस्ट चेंजेस और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एज मे बी नेसेसरी। मीन देखना है कि प्रोसीजर जो लिखे गए हैं या जो वो परफॉर्म कर रहा है वो ठीक हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपने चेंजेस जो हैं वो सजेस्ट करनी है। एज्यूम दैट द एसेट्स आर कैरिड एट कॉस्ट, और क्या एज्यूम करना है कि एसेट को कॉस्ट बेसिस पे लिखा जा रहा है, रिवैल्यूएशन बेसिस पे नहीं। नो डिस्पोजल वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड नो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड। ना तो इम्पेयरमेंट की ज़रूरत है और ना ही डिस्पोजल की ज़रूरत है। मीन डिस्पोजल या इम्पेयरमेंट से रिलेटेड कोई बातें आपने नहीं करनी। सो यू आर द ऑडिट मैनेजर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। While reviewing the audit working paper of a client, you came across the following audit program on property, plant and equipment. 1, 2, 3, 4, 5 के 5 पॉइंट्स हैं जिसे हमने क्रिटिकली रिव्यू करना है। कुछ सीरियल नंबर दिए गए हैं जो कि 1, 2, 3, 4, 5 नज़र आ रहे हैं हमें। ऑडिट प्रोसीजर दिया गया है और आगे रिलेटेड असर्शन भी दी गई है। मीन ये प्रोसीजर किस असर्शन के लिए परफॉर्म किया गया। नंबर 1 वो कहता है जी, वेरीफाई रिकन्सिलेशन ऑफ लेजर बैलेंसेस विद द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए काम किया गया। ये ठीक है बात? रिकन्साइल एसेट कॉस्ट अकाउंट विद एसेट रजिस्टर, यही आपने पढ़ा था। क्या कह रहे थे? ये ठीक है, इसके ऊपर कोई बात करने की ज़रूरत है? तो आंसर में हम क्या लिख देंगे? नो कमेंट्स। मीन ये ठीक है, इसके ऊपर कोई कमेंटिंग नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्रिटिकली रिव्यू कर रहे हैं ना, तो नो कमेंट्स। मीन ये ठीक है। क्या कह रहे हैं? या अगर आप कोई एक्स्ट्रा बात करना चाहो तो कर सकते हो। एग्जामिनर ने नो कमेंट से लिख दिया, लेकिन आप अगर कोई एक्स्ट्रा बात करना चाहो कंप्लीटनेस के लिए कुछ और कर सकते हो। कि ऑन सैम्पल बेसिस हमें क्या करना चाहिए? ऑन सैम्पल बेसिस हमें इंस्पेक्ट करना चाहिए फ्यू एसेट ऑन कंपनी फ्लोर एंड कंपेयर विद एसेट रिकॉर्ड। और क्या करना चाहिए? एसेट रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करना चाहिए कि रिकॉर्ड में भी वो हैं। क्या ख्याल है? कैसी बात की जा सकती? ना भी करो तो ठीक है बात की। नंबर 2, ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल लिया आपने जिसके ऊपर एसेट की मूवमेंट सारी रिकॉर्ड है। ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ फिक्स्ड एसेट शोइंग ओपनिंग बैलेंसेस, जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस भी हैं, एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है, डेप्रिसिएशन भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है। और आपने क्या किया होगा? ऑब्टेन करके आपने रिव्यू किया होगा कि सारी सारी बातें हाँ ये लिखी हुई हैं। किस लिए? फॉर एक्यूरेसी। क्या यहीं तक बात ठीक है? यहीं तक बात ठीक है? नहीं, आपको अगर डेप्रिसिएशन का चेक करनी है तो शेड्यूल को देखने से नहीं, डेप्रिसिएशन आपको क्या करना पड़ेगी? अमाउंट देखने से वेरीफाई नहीं होगी एक्यूरेट है या नहीं। उसके लिए रिकैलकुलेशन करना पड़ेगी डेप्रिसिएशन यूजिंग द रेट एंड पॉलिसी एंड कंपेयर विद मैनेजमेंट कैलकुलेशन। और डेप्रिसिएशन का रेट भी ठीक है या नहीं, ये कैसे वेरीफाई करोगे? उसकी कंसिस्टेंसी विद प्रायर अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करोगे, उसकी इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करके देखोगे, उस रेटेड एक्सपर्ट ओपिनियन भी लोगे। क्या करें? एक्यूरेसी चेक करनी है कि एक चीज़ एक्यूरेट है या नहीं। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन चले ठीक है, आप डिस्पोजल और एडिशन को तो चलो देख लोगे कि हाँ एडिशन हुई है, डिस्पोजल हुई है, लेकिन डेप्रिसिएशन स्पेशली बात ये एक्यूरेसी ऐसे नहीं वेरीफाई होगी। उसके लिए रिकैलकुलेट भी करना पड़ेगी। वो रेट जिसके अकॉर्डिंग रिकैलकुलेट किया वो रेट एक्यूरेट है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगी। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि सिमिलर एसेट को वो किस रेट पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं। और साथ हमें कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड विद प्रायर पास्ट रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगी। बात की जा सकती है?
डिस्पोजल उसने कहा है ही नहीं, दिस मीन डिस्पोजल को आपने वेरीफाई नहीं करना, क्योंकि एंड पे रिक्वायरमेंट के अंदर उसने बता दिया कि डिस्पोजल और इम्पेयरमेंट को आपने छेड़ना ही नहीं है। डिस्पोजल और इम्पेयरमेंट को आपने छेड़ना ही नहीं, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगर डिस्पोजल होती तो हम कहते हैं कि हमें क्या करना है, डिस्पोजल का जो गेन या लॉस वो भी रिकम्प्यूट करके देखना है ठीक है या नहीं, ठीक है, लेकिन उसने कहा डिस्पोजल है ही नहीं। नंबर 3, वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ एडिशन टू फिक्स्ड एसेट एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस विद द रिलेटेड इनवॉइसेस। एक्यूरेसी के लिए आप वेरीफाई कर रहे हो कॉस्ट ऑफ एडिशन, मीन जो एसेट ऐड हुए हैं उनकी कॉस्ट, और साथ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिस मीन कंपनी को एसेट खुद कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो उसमें क्या एक्यूरेसी के लिए बस इतना काफ़ी है काम? नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीशन डेट भी देखना पड़ेगी एसेट की। क्यों? अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट कैपिटलाइज होती हैं, उसके बाद वाली एक्सपेंस आउट, तो हमें कंप्लीशन डेट जो है वो भी वेरीफाई करना पड़ेगी, ताकि उसके अकॉर्डिंगली देख सकें कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज हैं और कौन सी उसके बाद वाली आउट होनी चाहिए। कैपिटलाइज करते वक्त कुछ रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, कुछ कैपिटल नेचर के होते हैं, क्या ख्याल है? तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंश्योर करना पड़ेगी कि सिर्फ कैपिटल नेचर ही एसेट में ऐड होने चाहिए और जो रेवेन्यू नेचर हैं वो P&L में जाने चाहिए, क्या ख्याल है? तो सिर्फ इतना देखने से एक्यूरेसी वेरीफाई नहीं होगी, क्यों? वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसके लिए आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देखना पड़ेंगे, मीन कंप्लीशन डेट के लिए, ताकि अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है ये वेरीफाई कर सको, और आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देखना पड़ेगी, क्या ख्याल है? ये औखा पॉइंट था, ये इजी नहीं था। इसके लिए IAS 16 का, IAS 16 तो नहीं, शायद बोरिंग कॉस्ट IAS 23 का डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी है। हाँ, डेट ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है एक। इंजीनियर जो है जब एसेट कंप्लीट करता है तो उसका एक सर्टिफिकेट देता है, जी आज ये एसेट हमारा बन गया है, तो वहाँ से वेरीफाई करेंगे डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली दे सकें आप टू डेट ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए, उसके बाद वाली क्या होनी चाहिए, एक्सपेंस आउट। तो एक्यूरेसी, कॉस्ट की एक्यूरेसी आप वेरीफाई कर रहे हो कि कॉस्ट एक्यूरेट है या नहीं, तो उसके लिए रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन भी देखनी है और कंप्लीशन डेट तक वाली कॉस्ट भी आपने देखनी है। जी नंबर 4, फिजिकल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट द एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। एग्जिस्टेंस और ऑनरशिप के लिए, तो एग्जिस्टेंस के लिए तो ये ठीक है, लेकिन ऑनरशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइटल डीड, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट या इनवॉइसेस को भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? फिजिकल इंस्पेक्शन से एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगी, ऑनरशिप नहीं, क्या कह रहा है? एंड नंबर 5, ऑन सैंपल बेसिस सिलेक्ट एसेट एंड चेक द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। एक्यूरेसी के लिए आपने क्या किया, सैंपल बेसिस पे जो है वो एसेट सिलेक्ट करके उनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन चेक की। चेक मीन देखी कि हाँ डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, क्या ये ठीक है बात? और नहीं, रिकैलकुलेट भी करनी है आपने, कंसिस्टेंसी विद अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी चेक करनी है आपने, रेट की एक्यूरेसी भी चेक करनी है बाय कंपेयरिंग विद कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन ये तो शायद वही पार्ट 2 वाली बात दोबारा से रिपीट होगी। जी 11 नंबर सर, नहीं 11 नंबर के लिए आपने देखो तो हमने कम से कम 11 बातें हर एक के साथ की हैं। पहले के साथ नो कमेंट लिखना ही आधा नंबर है, सिर्फ नो कमेंट लिखना ही आधा नंबर है। क्यों? वो जिसको पता है वही लिख सकेगा, जिसको नहीं पता पता नहीं क्या बोंगियाँ मारना शुरू कर देगा, इररिलेवेंट बातें करना शुरू कर देगा, क्या कह रहा है? दूसरे के साथ हमने को कम से कम 3 बातें की, तीसरे के साथ हमने अगेन जो है वो 2 बातें की। मीन ये कहना कि ये ठीक नहीं है, इसका भी आधा नंबर है, ठीक हो गया? तो 11 पॉइंट बन जाते हैं दोबारा, क्योंकि मेन बात ही डेप्रिसिएशन की हुई है। जी इसके अलावा नॉन करंट एसेट्स को अगर देखा जाए तो ऑटम 18 में एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए टेस्ट किया गया, हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है, पता नहीं कहाँ पे, अभी पढ़ेंगे तो जिन्होंने कवर किया है वहाँ पे उन्हें पता चल जाएगा कहाँ पे कवर किया है। आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट at assertion level and briefly state the key audit procedures to mitigate these risks. Procedure for assessing the competence and objectivity of the expert are not required. मीन इस stated आपने बताना है कि क्या रिस्क हो सकते हैं और साथ ऑडिट प्रोसीजर्स भी बताने हैं कि आप कैसे वेरीफाई करोगे।
You are the audit senior on the audit of Armara Private Limited OPL. During the planning phase of the audit, you have identified that OPL has adopted the revaluation model for building for the first time. Company first time revaluation model पे जा रही है. The revaluation was carried out by an independent, well-established external valuer. Revaluation पे कंपनी जा रही, तो IAS 16 कहता है all asset in the same class should be revalued, no selected valuation allowed. और यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं अगर सिलेक्टेड वैल्यूएशन हो रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मैनिपुलेटेड रिस्क. अब इसे आपने वेरीफाई करना तो क्या करोगे, आप इंश्योर करोगे कैसे, इंस्पेक्शन से या इंक्वायरी से? इंस्पेक्शन से, दैट ऑल एसेट हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऑन रीवैल्यूएशन बेसिस. रीवैल्यूएशन पे जा रहे हो तो आपने डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज करनी है और ओवर द रीवैल्यूड अमाउंट चार्ज करनी है, पुरानी अमाउंट पे नहीं, रीवैल्यूड अमाउंट पे. क्यों? पुरानी अमाउंट पे चार्ज करोगे कम चार्ज होगी, रीवैल्यूड अमाउंट पे ज़्यादा चार्ज होगी. तो ओवर रीवैल्यूड अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए यूजिंग रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. यही था ना बात, यूजिंग रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. तो क्या करेंगे हम, रिकैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन यूजिंग द रेट एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड कंपेयर विद मैनेजमेंट कैलकुलेशन फॉर एक्यूरेसी. रिवैल्यूएशन पे जा रहे हो तो जो रिवैल्यूएशन गेन है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में और लॉसेस टू P&L चार्ज होने चाहिए. तो क्या करोगे आप, रिकैलकुलेट करोगे रिवैल्यूएशन गेन और इंश्योर करोगे दैट हैज़ बीन चार्ज टू रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन लॉसेस हैज़ बीन चार्ज टू P&L. में कहीं वो भी गलती से रिजर्व में तो नहीं चार्ज हो रहे. हाँ, एक कंडीशन की सूरत में रिजर्व में जाते हैं अगर सेम एसेट से रिलेटेड कोई प्रीवियस ओपनिंग बैलेंस में गेन है तो, वरना लॉसेस कहाँ पे जाने चाहिए, P&L में. गेन कहाँ पे जानी चाहिए, P&L में नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व या OCI अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में. ये 3 रिस्क लिख के उनके एक प्रोसीजर साथ बता दोगे, 5 नंबर एग्जामिनर दे देंगे आपको. क्या ख्याल है? बाकी क्या बातें हैं इस चैप्टर के अंदर. एक टॉपिक और रह गया है, कैश एट बैंक, पैटी कैश, इनको कैसे वेरीफाई करना है, नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे. और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और हैं वो कवर करके चैप्टर वाइंड अप कर देंगे.